हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RSD गुरुजी। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी TGT PGT इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग से की पॉइंट्स भी होंगे, कुछ हम बता देंगे और कुछ को आपको स्वयं से पढ़ लेना है। वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवेल बाई यान MC इवॉन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अटॉनमेंट। जो नॉवेल था यान MC इवान के द्वारा, तो अटॉनमेंट करके है। देखिए कुछ डिटेल है, देख लीजिए। पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, फिर भी थोड़ा बहुत हम पढ़ते बताते हुए चलेंगे। अटॉनमेंट इज अ ब्रिटिश नॉवेल बाई इंग्लिश राइटर यान MC इवान। इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 2001। मतलब 2001 में इसको पब्लिश किया गया था। और इस नॉवेल में क्या है, देखिए लव एंड वॉर के बारे में है, चाइल्डहुड, गिल्ट एंड फॉरगिवनेस, जैसे बचपन या गिल्ट अपराध होता है, फॉरगिवनेस माफ़ी के बारे में। और बस ये देखिए, इट वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर 2001 बुकर प्राइज। मीन्स 2001 में बुकर प्राइज के लिए भी इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया था। एज यू लाइक इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एज यू लाइक इट किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, प्रॉब्लम प्ले है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर Shakespeare's pastoral comedy As You Like It, first printed in the first folio in 1623, is thought to have been composed in 1599. The play is often categorized as a pastoral and a romantic comedy. The term pastoral refers to the life of the shepherds or rural folk and their ways of living, manners and customs. Romantic comedy is a type of comedy that includes the love story between the hero and the heroine amidst perfect romantic and festive setting. तो ऑप्शन 1 ही इसका सही होगा, प्रॉब्लम प्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स फेट सर्व्स एज नेमेसिस। तो जो फेट है वो नेमेसिस के रूप में किसमें सर्व करता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैमलेट। हैमलेट इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हैमलेट सही है। देखिए, फेट इज करेक्टराइज्ड एज अ रीजनेबल एंड डिजर्विंग आउटकम फॉर रॉन्ग डूइंग। इन हैमलेट फेट प्लेस अ सिग्निफिकेंट पार्ट। तो इसका सिग्निफिकेंट पार्ट रहता है, द मेजॉरिटी ऑफ करेक्टर्स इन द ट्रेजेडी इवेंचुअली रिसीव व्हाट दे अल्टीमेटली डिजर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एलिमेंट्स ऑफ मैजिकल रियलिज्म। तो मैजिकल रियलिज्म किसमें है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा द गार्डन ऑफ फॉर्किंग पाथ्स, फर्स्ट ऑप्शन, द गार्डन ऑफ फॉर्किंग पाथ्स। देखिए, जॉर्ज लुइस बोर्स, एन ऑथर एंड पोइट फ्रॉम अर्जेंटीना, रोट द गार्डन ऑफ फॉर्किंग पाथ इन 1941। तो ये डिटेल अगर पढ़ लेंगे आप लोग तो इसमें और भी जानकारी मिलेगी, कुछ क्वेश्चंस और भी आपके बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी प्ले। कॉमेडी प्ले का कौन सा एग्जाम्पल है, तो कॉमेडी प्ले का एग्जाम्पल हो जाएगा 1 नंबर, मच अडो अबाउट नथिंग, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। देखिए, विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी इन 5 एक्ट्स मच अडो अबाउट नथिंग was most likely composed between 1598 and 1599. It was published in 1600 in a quarto edition from the author's original manuscript. The name John Galsworthy's first novel published in 1898. 1898 में गैल्सवर्दी का पहला नॉवेल कौन सा पब्लिश हुआ था, तो ये था आपका सेकेंड ऑप्शन, जोएसलिन। जोएसलिन करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। In 1898, John Galsworthy published his first novel Jocelyn under a pseudonym John St. John in a limited edition. तो जॉन सिन जॉन एक और आंसर इसमें मिल रहा है जो कि इनका सीडोनिम था, मीन्स ये अपने नाम से नहीं प्रिंट करवाते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज शेक्सपियरियंस हैमलेट। तो हैमलेट इनका जो है किस प्रकार का वर्क था, तो ये था रिवेंज ट्रेजिडी, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, रिवेंज ट्रेजिडी। ठीक है, हैमलेट वॉज रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर समटाइम बिटवीन 1599 एंड 1601। इट इज हिज लॉन्गेस्ट प्ले, तो ये इनका लॉन्गेस्ट प्ले है।
Following the Greek tragedy tradition, characters in Shakespearean tragedies often have tragic flaws that lead to their ultimate downfall. तो इसमें जो हीरो होता था उसका कैसे डाउनफॉल आता था इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। हैमलेट इज अ रिवेंज ट्रेजिडी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और देख लीजिए आप लोग, जैसे हैमलेट टेल्स द स्टोरी ऑफ द घोस्ट किंग ऑफ डेनमार्क हु टेल्स हिज सन हैमलेट टू एवेंज हिज मर्डर बाय किलिंग द न्यू किंग हैमलेट्स अंकल। तो इसमें हैमलेट का जो अंकल था उसके पिताजी का मर्डर कर देता है। इन सब चीज़ों के लिए भी इसमें देखिए दिया हुआ है। और फिर बाद में हैमलेट जो है फेंस मैडनेस कंटेम्पलेट्स लाइफ एंड डेथ एंड सीक रिवेंज हिज अंकल फियरिंग फॉर हिज लाइफ ऑल्सो डिवाइजेज प्लॉट्स टू किल हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शेक्सपियरियन सोनेट्स वर पब्लिश्ड बाय होम एंड इन विच ईयर। तो शेक्सपियरियन सोनेट जो था कब और किसके द्वारा पब्लिश किया गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका थॉमस थॉर्प 1609, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। ऑन 20th May 1609 a bookseller named Thomas Thorpe entered for his copy a book called Shakespeare's Sonnets. The sonnet imported to England from Italy during the Renaissance exchange of ideas was popularized by Elizabethan poets such as Sir Philip Sidney and Edmund Spenser. In 1609, Thorpe published the most important work of his career, Shakespeare's Sonnets. It was published in the format of book quarto. Thorpe also published several works by Christopher Marlowe and Ben Jonson. Next question, which of the following Shakespearean sonnets focus on a mythical story involving Cupid? तो इनमें से कौन सा सोनेट था जिसमें मिथिकल स्टोरी थी और क्यूपिड भी इन्वॉल्व था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सोनेट नंबर 153, ऑप्शन नंबर 1 सही है। सोनेट 153, देखिए देयर आर अ टोटल ऑफ 154 सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इन द 1609 क्वार्टो। फॉलोइंग शेक्सपियर्स 154 सोनेट्स इज प्रिंटेड अ लॉन्ग पोएट टाइटल्ड अ लवर्स कंप्लेंट। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट लाइन दी है कि इनका राइमिंग स्कीम क्या होता था, ए बी सी डी ई एफ जी जी इज कॉल्ड द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर। तो इनमें से कौन सा ऐसा राइटर है जो शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी नहीं है, मतलब समकालीन नहीं है, ये बताना है। तो समकालीन नहीं है विलियम बटलर यीट्स, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही है, विलियम बटलर यीट्स इनके कंटेम्प्रेरी नहीं थे। विलियम बटलर यीट्स वॉज एन आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट, writer and one of the foremost figures of 20th century literature. He was a driving force behind the Irish literary revival and became a pillar of the Irish literary establishment who helped to found the Abbey Theatre. और देखिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर के लिए इसमें 1923 में। और इम्पोर्टेंट लाइन है कि इन्होंने क्या क्या, देखिए स्कूल फॉर चिल्ड्रेन, सेलिंग टू बाइजेंटियम, द स्टोलन चाइल्ड, अ प्रेयर फॉर माई डाटर एक्सेट्रा, ये इनके नोटेबल वर्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्यूडोनिम ऑफ जॉन्स गैल्सवर्दी। तो ये अभी आगे क्वेश्चन में एक डिटेल में आया था कि जो जॉन्स गैल्सवर्दी थे इनका स्यूडोनिम क्या था। तो ये जिस नाम से पब्लिश करवाते थे पहले वो था थर्ड ऑप्शन में जॉन सिन जॉन, इस नाम से पब्लिश करवाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जॉन गैल्सवर्दी वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट। Notable works include the Forsyte Saga and its sequel, A Modern Comedy and End of the Chapter. He won the Nobel Prize in Literature in 1932, तो 1932 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। His first stories were published under the pseudonym John St. John, which was later withdrawn. तो पहले तो जॉन सिन जॉन के नाम से ही ये पब्लिश करवाते थे। जॉन गैल्सवर्दी प्रोड्यूस्ड 20 novels, 27 plays, 3 collection of poetry, 173 short stories, 5 collections of essays, 700 letters and many sketches and miscellaneous works। तो इतना सब कुछ उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्ले बाई जॉन गैल्सवर्दी। तो इनका पहला प्ले कौन सा था, तो पहला प्ले था द सिल्वर बॉक्स।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, द सिल्वर बॉक्स इज फर्स्ट प्ले। द सिल्वर बॉक्स इज द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गैल्सवर्दी। द सिल्वर बॉक्स थीम लाइक सोशल इनजस्टिस, करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन। इसमें इन्होंने सामाजिक अन्याय को, करप्शन को, इन सब चीज़ों को बताया है। ह्यूमिलिएशन, एक्सप्लॉयटेशन आर एक्सप्लोर्ड। द सिल्वर बॉक्स कंटेन्स अ सोशल सटायर ऑन अनजस्ट सोशल पार्शलिटी। इसमें सोशल में जो पार्शलिटी वगैरह होती है उसके बारे में भी बताया है। द प्ले इज एन अपील फॉर कंपैशन एंड सिंपैथी फॉर द पुअर हु इनवेरिएबली सफ़र। तो अमीर और गरीब के बीच में जो भेदभाव होता है न्याय करने के मामले में, उसमें उसको लेकर के इन्होंने लिखा था। इट वॉज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन लंडन इन 1906 एंड अट्रैक्टेड मच अटेंशन एंड फर्स्ट सीन इन न्यूयॉर्क इन 1907। तो ओरिजिनली इन्होंने प्रोड्यूस किया था लंदन में 1906 में, लेकिन लोगों का ध्यान गया, इसको अट्रैक्ट किया पहली बार 1907 में न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, मिल्टन एरियोपैजिटिका इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। तो एरियोपैजिटिका किस फॉर्म में लिखा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका प्रोज पोलेमिक। प्रोज पोलेमिक में लिखा गया है, ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। एरियोपैजिटिका वॉज अ कंट्रोवर्शियल पैम्फलेट रिटन बाय जॉन मिल्टन विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1644। 1644 में इसको पब्लिश किया गया था। इट वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोज पोलेमिक एंड आर्ग्यूज अगेंस्ट लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। तो ये लाइसेंस और सेंसरशिप के बारे में है। अ प्रोज पोलेमिक इज अ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दैट डिफेंड्स और क्रिटिसाइजेज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और आइडिया। द टाइटल Areopagitica comes from the Greek Areopagus, a hill where the Council of Athens gathered and St. Paul delivered a sermon। तो इसका मीनिंग भी देख लीजिए, लिखा है कि एरोपैजिटिका जो है इसका ग्रीक में मतलब होता है एरोपैगस, और जिसका मतलब होता है एक पहाड़ी जहाँ पर काउंसिल की एथेंस की काउंसिल होती, परिषद होती है और लोग गैदर्ड होते हैं, और सेंट पाउल वहाँ पर सरमन मीन्स उपदेश देते हैं। It is among history's most influential philosophical defenses of the principle of the right of the freedom to freedom and speech, जहाँ पर लोगों को राइट होता है फ्रीडम का और स्पीच का। मिल्टन हैज रिटन अ पोम एल एलेग्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल। तो इस टाइटल का मीनिंग क्या होगा? एल एलेग्रो होता है द हैप्पी मैन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है, द हैप्पी मैन। Milton published El Allegro in his 1645 poems collections. It translates to the Happy Man. It was originally written in the year 1631। तो मिल्टन का जो एल एलेग्रो था ये 1645 में पब्लिश हुआ था। हिज 1645 में पोएम्स कलेक्शन में ई ट्रांसलेट टू द हैप्पी मैन। ठीक है, और इसको ओरिजिनली रिटन किया गया था 1631 में, जो कि एक्सप्रेस करता है हैप्पी मूड इन स्प्रिंग सीजन। ठीक है, This poem has from its first appearance been paired with the contrasting pastoral poem Second Penseroso, The Pensive Man। तो एक और थी इनकी Second Penseroso, जिसका मतलब होता है The Pensive Man। Pastoral poem Milton invokes the goddess Mirth and explores the fantasy of withdrawing from modern life to live in a rural setting। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर्स सोनेट्स रिकंसीडर्ड। तो इनका जो क्रिटिकल वर्क था शेक्सपियर सोनेट रिकंसीडर्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सैमुअल बटलर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सैमुअल बटलर। शेक्सपियर्स सोनेट रिकंसीडर्ड was written by English novelist and critic Samuel Butler. It published in 1899 at Butler's own expenses। तो बटलर्स के खुद के खर्च पर इसको पब्लिश किया गया था 1899 में। It initially made no impact but later some readers such as Robert Graves accepted Butler's interpretations। पहले तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, बाद में कुछ रीडर्स थे जैसे नाम दिया है रॉबर्ट ग्रेव्स, इनका ध्यान गया, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इनका जो बटलर्स का इंटरप्रिटेशंस है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द प्ले हुज सब टाइटल इज वॉट यू विल। तो सब टाइटल इसमें दिया है वॉट यू विल, तो इसका नाम क्या है? वॉट यू विल।
तो ये आएगा आपका करेक्ट आंसर फोर्थ, ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, तो उस प्ले का नाम है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट और वॉट यू विल इज अ रोमांटिक कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। It has been written around 1601, 1602. Twelfth night is the night of 6th January, 12 days after Christmas festival. ठीक है, टाइम दिया है ट्वेल्थ नाइट का कि कब का समय है। द प्ले वॉज सपोज टू बी प्रीमियर्ड ऑन ट्वेल्थ नाइट फॉर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड ट्विंस वायला एंड सेबेस्टियन हु गॉट सेपरेटेड इन शिपरेक। तो एक नाव जो है, शिपरेक मीन्स होता है नाव का टूट जाना, तो ये कहानी चारों ओर घूमती है किसके, वायला और सेबेस्टियन के। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द प्रेल्यूड। तो जो प्रेल्यूड था इसके मल्टीपल वर्जन आने का क्या कारण था या क्या कारण है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, वर्ड्सवर्थ कॉन्टिन्यूसली रिवाइज्ड द पोम अंटिल हिज डेथ, मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड, ये सही होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। वर्ड्सवर्थ कॉन्टिन्यूसली रिवाइज द पोम अंटिल हिज डेथ, मतलब अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपनी कविताओं को जो है रिवाइज करते रहे, अपनी पोम को रिवाइज करते रहे। देखिए, द प्रेल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफी इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोम रिटन इन ब्लैंक वर्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, ऑटोबायोग्राफी है इसमें, आत्मकथा के रूप में। इट इज़ एन एपिक पोम पब्लिश्ड पोस्टमसली आफ्टर द डेथ इन 1850। तो इनकी मृत्यु के बाद इसको पब्लिश किया गया था 1850 में। इट इज पब्लिश्ड इन 14 बुक्स और सेक्शंस, 14 बुक में इसको पब्लिश किया गया। ड्यूरिंग द हार्श विंटर ऑफ 1798-1799 वर्ड्सवर्थ बिगेन दिस सेमिनल वर्क। तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी जब पड़ रही थी 1798-1799 में, तब इन्होंने इसको शुरू किया था। ही स्टार्टेड राइटिंग व्हेन ही वाज 28 एंड कंटिन्यूड राइटिंग थ्रू आउट हिज लाइफ, एक्सपेंडिंग एंड रिवाइजिंग हिज वर्क। तो इनकी एज जब 28 ईयर्स की थी तब इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था और फिर अपने पूरे जीवन काल इसको एक्सपैंड करते चले गए, रिवाइज भी अपने कार्य को करते रहे। इट वॉज टाइटल्ड बाय हिज विडो मैरी आफ्टर हिज डेथ। तो इसका जो टाइटल दिया गया, इनकी जो पत्नी थी विधवा, और उनकी मृत्यु के बाद इसका टाइटल दिया गया उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज accompanying वर्ड्सवर्थ व्हेन ही रोट द पोम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा हिज सिस्टर, सेकेंड ऑप्शन, हिज सिस्टर। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज ट्रेवलिंग विद हिज सिस्टर डोरथी व्हेन ही रोट द पोम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ठीक है, जब इसको कंपोज किया था तो उनकी बहन डोरथी थी, नाम भी लिखा हुआ है। He wrote this sonnet on 3rd September 1802 when he was going to meet his illegitimate daughter Caroline for the first time। तो पहली बार ये अपनी डॉटर से मिलने जा रहे थे कैरोलिन से, तब इसको लिखा था इन्होंने 3rd सितंबर 1802 में। देखिए इसमें ब्यूटी, लंदन की ब्यूटी को इन्होंने एक्सप्रेस किया है, डिस्क्राइब किया है, और ये 1807 में पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था। अनयूजुअल एग्जाम्पल हैं वर्ड्सवर्थ के, नेचर पोइट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अब, विच अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लास्ट रोमन प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर। तो शेक्सपियर ने जो लास्ट लिखा था रोमन प्ले वो कौन सा था, ये आपका हो जाएगा कोरियोलैनस, फर्स्ट ऑप्शन कोरियोलैनस। ठीक है, ये देखिए, कोरियोलैनस इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1605 एंड 1608। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय शेक्सपियर डज द करेक्टर क्लॉडियस अपीयर। तो क्लॉडियस जो करेक्टर है वो किस प्ले में अपीयर होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हैमलेट, ऑप्शन नंबर 4 हैमलेट। क्लॉडियस हैमलेट में अपीयर होता है। Shakespeare wrote 37 plays and 154 sonnets. The tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, often shortened to Hamlet,
मीन्स इसका नाम जो ऊपर दिया है प्रिंस ऑफ डेनमार्क द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, इसको शॉर्ट में हैमलेट किया गया, इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर sometime between 1599 and 1601. इट इज़ शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। तो अभी पहले भी आया था, लॉन्गेस्ट प्ले है और इसमें है 29,551 वर्ड्स। किंग क्लॉडियस इज अ फिक्शनल कैरेक्टर एंड देन द मेन एटागोनिस्ट ऑफ हैमलेट। He is the brother to King Hamlet, second husband to Gertrude, and uncle and later stepfather to Prince Hamlet. Claudius is shown as an ambitious and ruthless king, the main source and the theme of evil throughout the play. Next, which of these plays by Shakespeare uses a statue to reveal the most dramatic secret? तो एकदम ड्रामेटिक सेक्रेट को रिवील करने के लिए शेक्सपियर ने कौन से स्टेचू का यूज किया है? तो ये हो जाएगा द विंटर्स टेल। कौन से प्ले में? द विंटर्स टेल, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा द विंटर्स टेल। देखिए की पॉइंट्स में दिया है, शेक्सपियर प्लेस give us the greatest sense of the value of human life. They tell us of how people live, how people love, and importance of human relationships more than any other writers of his time. The Winter's Tale is a play by William Shakespeare, originally published in the first folio of 1623. Although it was grouped among the comedies, many modern editors have rebelled the plays as one of the Shakespeare's late romances. It is a romantic comedy with elements of tragedy. The story revolves around a jealous king, Leonatus, who falsely accuses his wife Hermione of infidelity with his best friend. Leontes exiled his newborn daughter Perdita, who is raised by shepherds for 16 years, and falls in love with the son of Leontes' friend. The final scene takes place 16 years later. Perdita miraculously has returned to Sicilia, and Leontes is reunited with the daughter he never knew. The play's greatest miracle, though, is yet to come. A statue of Hermione, who has been dead for 16 years, magically comes to life. The phrase "a winter's tale" means an old wife's tale, a story narrated to children in the night before they go to bed. It can be connected with some ancient legend or ballad, often exaggerated by the narrator, or it can be a fairy tale or a story concerned with ghost. मतलब इसमें पूरा दे दिया है, देखिए स्टोरी, इसको समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू विचेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये तो सबको पता है कि कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें विचेज का रोल दिया गया है। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा मैकबेथ, स्टार्ट ही होता है 3 विचेज अपीयर्स। ठीक है, तो यहीं समाप्त करते हैं। कोशिश करेंगे कि और भी वीडियो यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के दें। आप सभी तैयारी करते रहें।